हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, लड़कियाँ भी जायदाद की या डेहरी की उतनी ही मालकिन हो सकती हैं जितनी की लड़के होते हैं। बात सिर्फ भावनाओं की होती है। लड़कियों की भावनाएं कभी कभी लड़कों से ज़्यादा अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई होती हैं। का कारण होता है उसमें बसी हुई यादें। ऐसी कथानक से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत है डेहरी। आज माँ को हरिद्वार गए हुए 1 महीना हो गया है। 1 महीना ही बीता है केशव को यहाँ आए हुए। केशव के आने के 1 दिन बाद ही माँ हरिद्वार के लिए ट्रेन में बैठ गई थी। केशव वैसे तो इंग्लैंड में रहता था, परिवार भी वहीं था, मगर माँ को हमेशा के लिए हरिद्वार जाना था, इसलिए वो घर की चाबी और सामान की सार संभाल के लिए आ गया था। माँ के लिए एक आश्रम की एक कुटिया आजीवन रहने के लिए बुक करा दी गई थी। खाना वगैरह उसमें शामिल था, बस दवाएं अपने खर्च पर मंगानी पड़ती थी। वैसे अगर कोई विशेष दवा न हो तो सामान्य दवाएं भी आश्रम के दवाखाने से मिल जाती थी। माँ को खैर बीमारियाँ तो बहुत थीं, पर यहाँ भी वो अकेली पड़ोसियों के सहारे ही रहती थी। ऐसा नहीं था कि उसने माँ को जाने से रोका नहीं था, पर बाबूजी के देहांत के बाद से उनका मन उचट सा गया था। पता नहीं उनके मन में ऐसा क्या खटका था कि अजनबी लोगों के बीच में रहने वो ज़िंदगी के अंतिम दिन उनके बीच में काटने चली गई थी। बाबूजी के देहांत के कुछ दिन बाद हम लोग उनको अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। वहाँ तो घर के सभी काम अपने हाथ से ही करने पड़ते थे। मैं व रेवा दोनों ही नौकरी करते थे। बेटा आयुष स्कूल से आकर ताला खोलकर खुद ही खाना निकाल कर खा लेता था, बर्तन साफ करके रख देता था और पढ़ाई करने बैठ जाता था। माँ के आने के बाद 2-4 दिन तक तो हम लोगों ने ध्यान रखा था, फिर हम अपनी ड्यूटी पर जाने लगे थे। अगले दिन से माँ ने स्वयं ही सब कुछ संभाल लिया था। यहाँ माँ दिन भर घर में अकेली रहती थी, तब तक जब तक कि आयुष स्कूल से नहीं आ जाता था। आयुष भी खा पी कर अपनी पढ़ाई में लग जाता था। गांव में तो माँ के पास कभी कभी कमली दीदी आ जाती थी। उनका ससुराल पास में ही था। माँ के हरिद्वार जाते समय भी कमली दीदी आ गई थी। वो माँ की सब तैयारी लगा दी थी। रास्ते का खाना वो आश्रम के लिए भी मठरी व पेड़ा जैसा नाश्ता बना दिया था। उसी दिन कमली दीदी भी अपनी ससुराल चली गई थी। बस हम 2 ही संतानें थीं माँ की। हमारे पास विदेश में रहना माँ को पसंद नहीं था और बेटी की ससुराल में रहना उन्हें अनैतिक लगता था। इंग्लैंड जाते समय मैंने माँ से सभी ज़रूरी सामान, गहने व रुपए वगैरह साथ रखने को कहा था, क्योंकि घर में ताला बंद होने वाला था। माँ ने ऐसा ही किया था। उस समय माँ बिल्कुल काठ की प्रतिमा बन गई थी। कभी कभी कई बार बोलने के बाद बात सुन पाती थी। उनका रोना तो कम हो गया था, मगर सुनने समझने की शक्ति खत्म सी हो गई थी। बस वो फर्श की तरफ देखती रहती थी। कभी कभी आयुष से कहती थी कि फर्श पर उन्हें अस्पताल ले जाते हुए दादाजी, उनका चेहरा तथा वहाँ की सारी तस्वीरें फिल्म की तरह घूमती हुई नजर आती हैं। आयुष के दादाजी सरकारी अध्यापक थे और दादी को पेंशन मिलने वाली थी। बाद में माँ ने वो भी पेंशन हरिद्वार ट्रांसफ़र करवा ली थी। 1 माह तक तो माँ इंग्लैंड में हम लोगों के पास रही थी। फिर उनका मन उचटने लगा था। रेवा ने कहा था और मैंने भी ठीक समझा था, तथा हमने अपने सभी ज़रूरी कागजात और गहने रुपए माँ से लेकर अपने पास रख लिया था। माँ ने यंत्रवत हमें सब कुछ दे दिया था। किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया था। लगभग 3 माह बाद माँ ने गांव जाने की इच्छा प्रकट की थी और वहाँ रहने से इनकार कर दिया था। माँ मानसिक तौर पर बहुत थकी थकी सी लग रही थी, इसलिए हम लोगों ने भी उनको वापस भेजना बेहतर समझा था।
मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन कर कह दिया था, उसने माँ को दिल्ली में रिसीव कर लिया था, वो गांव पहुंचा दिया था। दोस्त ने बताया था कि माँ के पहुंचते ही पास पड़ोस के लोग आ गए थे। सुनकर अच्छा लगा था कि वहाँ माँ इतनी अकेली नहीं रहेगी। यहाँ तो हम लोग उनको वक्त ही नहीं दे पाते थे। बारिश आने वाली थी, वो मुझे भी चिंता हो रही थी कि माँ बारिश में मकान को कैसे व्यवस्थित रख पाएंगी। कभी पानी कमरे में तो कभी बरामदे में, कभी जीने के ऊपर तो कभी आंगन में टपकता ही रहता है। बारिश में मकान खासतौर से मेंटेनेंस मांगता है। बाबूजी थे तब मजदूर बुलवाकर सब करवाते रहते थे। माँ के लिए तो ये सब मुश्किल हो जाएगा। माँ कितने तनाव में रहेगी ये मैं समझ सकता हूँ। कोई सपोर्ट नहीं, समस्याएं अनेक, स्वास्थ्य से लेकर गृहस्थी तक, पर अक्सर मौन रहने वाली माँ सब कुछ कर लेगी ये मैं जानता हूँ। मैं भी कभी माँ में एक आध बार ही फ़ोन कर पाता था। माँ के पास मोबाइल था, कभी कभी वे स्वयं भी फ़ोन कर लेती थी। कभी किसी बड़ी घरेलू समस्या का जिक्र करती थी तो कभी हम लोगों की कुशलता के बारे में पूछ लेती थी। अपने किसी तकलीफ़ के बारे में वो कभी नहीं कहती थी। वैसे भी माँ हमेशा से अंतर्मुखी ही रही हैं। उन्होंने कभी रेवा से भी सास जैसा व्यवहार नहीं किया। उन्हें चाहे कितनी ही शिकायतें हम लोगों से रही हो, पर उन्होंने कभी भी कुछ कहा नहीं। बाबूजी थे तो माँ जी को भी समझाती रहती थी। बाबूजी थे तो माँ उनको भी समझाती रहती थी कि अपना आक्रोश अपने तक ही रखो। बाबूजी कभी कभी आने वाले रिश्तेदारों के सामने अपने मन की भड़ास निकालने लगते थे। पड़ोस वाली शर्मा चाचा का फ़ोन आया था कि बीच में माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अचानक गिरकर बेहोश हो गई थी। खबर करने पर कमली दीदी व जीजा जी आ गए थे। शहर ले गए थे, वहाँ अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। 1 सप्ताह बाद वे घर आई थी। शर्मा चाचा को भी मैंने अपना फ़ोन नंबर दे रखा था ताकि ज़रूरत पड़ने पर मुझसे बात कर सके। उन्होंने खुद ही कहा था कि तुमको फ़ोन इसलिए नहीं किया था कि उन्होंने खुद ही कहा था कि तुमको फ़ोन इसलिए नहीं किया था कि तुम आओ, तुम तो आ नहीं पाओगे, इतनी जल्दी तो परेशानी में डालने से क्या फ़ायदा। शर्मा चाचा ने कहा था, कमली जैसी बिटिया भगवान हर किसी को दे। एक टांग पर खड़ी रही थी वो लड़की। दामाद तो अस्पताल से डिस्चार्ज करवा कर वापस चले गए थे, उन्हें छुट्टी नहीं थी, पर कमली घर बाहर के सारे काम दौड़ दौड़ कर करती रही थी। मैंने सालों बाद ठीक होने पर भाभी के चेहरे पर मुस्कान देखी थी। मैं जानता हूँ कि भाभी का मन तुम सबको देखने का था, मगर वो इतनी अंतर्मुखी हैं कि कुछ कहना जानती ही नहीं। जाने कितने राज उनके दिल में दबे पड़े हैं। खैर अब तो वो ठीक हैं, तुम लोग चिंता न करना। शर्मा चाचा के फ़ोन के बाद मन भारी भारी सा हो गया था। मैंने अपने बेटा होने का क्या फ़र्ज निभाया, शायद सब कुछ मेरे बस में भी नहीं है। घर की सुख शांति भी तो जरूरी है। व्यक्ति हर मामले में सही गलत की विवेचना नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें वक्त व उस समय की मानसिकता पर भी निर्भर करती हैं। वो कभी कभी कमली दीदी व जीवन जीजा को भी फ़ोन करके उनके हाल चाल पूछ लेता था। उनके बच्चे सुदीप व जगदीप दोनों ही बहुत प्यारे थे। जब कभी साथ रहने का वक्त मिलता था तब हम सब इसे एंजॉय करते थे। कमली दीदी उम्र में तो मुझसे बड़ी थी, पर कभी भी उन्होंने बड़प्पन जैसा नहीं दिखाया था। वे अधिकतर चुपचाप रहा करती थी। शायद माँ से सीखा था चुपचाप रहना। शादी के पहले घर में माँ के साथ चुपचाप काम करना, मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखना, कभी कभी राखी या रोचना के साथ अपने जेब खर्च से बचाए हुए रुपयों से मुझे ज़रूरत का गिफ्ट दे देती थी। मैं अपनी जेब खर्च के पैसे
हर महीने ख़त्म कर देता था। बाबूजी अपनी छोटी सी सरकारी नौकरी होने के बावजूद हम लोगों को जेब खर्च जरूर देते थे। कहते थे इससे बजट के साथ ज़रूरतों का सामंजस्य बिठाना, वो बचत करना दोनों ही सीखा जाता है। कमली दीदी में शायद ये गुण विकसित हुआ था। मैं तो बस कोई भी चीज़ पसंद आने पर जेब का आखिरी पैसा तक निकाल देता था। मुझे जब विदेश जाने का मौका मिला था एमटेक करने के बाद, तो पहली समस्या पैसे की ही आई थी, क्योंकि जीपीएफ का पैसा तो कमली दीदी की शादी में खर्च हो गया था। मेरा मन विदेश जाने के लिए बहुत ही लालित था। माँ ने अपना कुछ गहना वो जीपीएफ के पैसे के साथ कमली दीदी को विदा किया था। जब मेरी जाते समय पैसे का मुद्दा उठा था तो मैंने रेवा से कहा था कि तुम कुछ अपना गहना दे दो, बाद में बनवा देंगे। माँ ने तुम्हें शादी में गहना दिया है, तिथि त्यौहार पर गहना दिया है। माँ व दीदी ने, रेवा ने मना कर दिया था। कहा था ये जिम्मेदारी माँ व बाबूजी की है, मैं अपने बेटे के लिए करूँगी। रिटायरमेंट के बाद बाबूजी का हाथ तंग रहता था। माँ ने कहा था परेशान मत होना, व्यवस्था हो जाएगी। अगले दिन कमला दीदी आई थी। वो चुपचाप माँ से बात करके चली गई थी। मेरे कमरे में आकर वो बोली थी, तुम अपना मन मत मारना, तुम विदेश जरूर जाओगे। उसके पहले माँ की आवाज़ें रसोई से आ रही थी कि मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगी। तो कमली दीदी ने कहा था, क्या मैं तुम्हारे पेट से पैदा नहीं हुई? मुझ पर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, खेत खलिहान है, सो खाने पीने की समस्या नहीं है। तुमने अगर अपना बचा खुचा गहना निकाल दिया और कल को तुम्हें ज़रूरत पड़ गई, तब दिक्कत सामने आएगी। माँ को अपनी कसम देकर कमली दीदी उन्हें अपना कंगन दे गई थी। कहा था ये केशव के लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, दीदी माँ का, उससे कह देना। मेरे व रेवा के इंग्लैंड जाने के 6 महीने बाद ही बाबूजी गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। उनके हार्ट का ऊपर वाला वाल्व ढीला हो गया था, वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर ऑपरेशन करके वाल्व बदलने की बात कर रहे थे, मगर उम्र की बात आड़े आ रही थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि महीनों अस्पताल में रहना पड़ता। कमली दीदी भी ग्रामीण परिवेश में ही पली बढ़ी थी, सो शहर के अस्पताल में महीनों जाकर रहना, वो बाहर की सारी व्यवस्थाएं देख पाने में परेशानी का अनुभव कर रही थी। माँ ने कोई चारा न देखकर कहा था कि केशव को खबर कर दो। मैंने प्रक्रिया शुरू की थी ताकि बाबूजी वो माँ को बुला सकूं। इस बीच पास के शहर के अस्पताल में बाबूजी को भर्ती करवा दिया गया था। एक कमरा व रसोई टॉयलेट वाला एक छोटा घर किराए में ले लिया गया था। माँ व कमली दीदी वहीं रहने लगी थी। बीच बीच में कमली दीदी अपनी ससुराल जाकर बच्चों से भी मिलती रही। कोई परेशानी होने पर जीवन जीजा जी आ जाते थे। लगभग 1 महीने बाद बाबूजी अस्पताल में भर्ती रहे। लगभग 1 महीने तक बाबूजी अस्पताल में भर्ती रहे थे। एक शाम वार्ड में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और डॉक्टर्स की कोशिशों के बाद भी बाबूजी सबको छोड़कर चले गए थे। माँ के गहने और कम हो गए थे। माँ का विदेश गया हुआ बेटा जब खबर मिलने पर आया था तो माँ ने रोते हुए कहा था, केशव तू क्यों गया था विदेश? कम से कम अपने बाबूजी को आखिरी समय देख तो लेता। उनकी आंखें तुम्हें अंत समय में ढूंढ रही थी। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए माँ के सामने से हट गया था। माँ ने इंग्लैंड से लौटने के कुछ दिन बाद ही हरिद्वार जाने का फैसला कर लिया था। उन्हें एक वृद्धाश्रम के बारे में पता चला था। वहाँ सारी सुविधाओं के साथ अधिक बुढ़ापे में या किसी तकलीफ में परिचारिकाएँ भी उपलब्ध कराई जाती थीं।
पास के गांव की एक महिला वहाँ रहती थी और कभी गांव आने पर बहुत तारीफ करती थी। मैं उन्हीं के साथ गई थी, माँ उन्हीं के साथ गई थी। बुकिंग वगैरह जीवन जीजा ने करा दी थी। माँ का जाना मुझे व कमली दीदी दोनों को बुरा लगा था, पर माँ का मन महसूस कर अकेली तकलीफ में रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था। माँ ने पहुंचकर फ़ोन कर दिया था। वो बताया था कि कमरा वो बाकी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। मन ने एक बार कहा था कि माँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसे अपने साथ रखना था तुम्हें। मैंने मन से ही पूछा था कि जो देश मुझे अपना नहीं लगता, रोटी के लिए रहता हूँ, वो माँ को अच्छा कैसे लगता। इस उम्र में मैं माँ पर मानसिक दबाव नहीं बनाना चाहता। पहले वो बहुत अकेली है, हम सब अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हैं, पर माँ के साथ तो कोई नहीं। कुछ दिन बाद मैं इंग्लैंड चला गया था और अपनी दिनचर्या वो परिवार में व्यस्त हो गया था। माँ को हमने यथास्थित स्वीकार कर लिया था। 1 साल बाद मुझे माँ का एक पत्र मिला था। केशव, सब परिवार प्रसन्न रहो। पत्र इसलिए लिख रही हूँ कि फ़ोन पर सारी बातें कह पाना मुश्किल होता है। आश्रम में आकर मन बहुत हल्का हल्का सा हो गया है। सुबह प्रातःकालीन क्रियाओं के बाद गंगा स्नान करने जाती हूँ। 70 वर्ष से ऊपर की महिलाओं या पुरुषों के साथ परिचारिका भेजी जाती है, जो बड़े मनोयोग से सेवा करती हैं। माँ गंगा का जल असीम शांति देता है। लगता है मन का सारा विकार बह गया है। वैसे माँ के मन में संतान के प्रति विकार होता ही कहाँ है। माँ अगर कभी क्षणिक आक्रोश में आती भी है तो अगले ही पल माँ का गुस्सा आंसू बनकर बह जाता है। कमली को भी पत्र लिख रही हूँ, पर तुमसे कमली के संबंध में एक बात कहनी है कि उसे दीदी ही नहीं, दीदी माँ मानना हमेशा। तुम्हारे लिए उसका मन हमेशा से ही माँ जैसा रहा है। यहाँ समय पर नाश्ता व समय पर खाना मिल जाता है। परिचारिका स्वयं आकर दवा दे जाती है, क्योंकि कुछ लोग आँखों की कमज़ोरी के कारण दवाओं के नाम पढ़ नहीं पाते। दवा समाप्त होते ही मेडिकल स्टोर से आ जाती है। व्यक्तिगत दवाओं का पेमेंट करना होता है। पेंशन निकालने के लिए चेक बुक पर दस्तखत कर देती हूँ। बैंक आश्रम के बाहर ही है, चाहे तो खुद भी निकाल सकती हूँ। हर व्यक्ति के कमरे में एक अलमारी है, सिरहाने कॉलबेल लगी है। ज़रूरत होने पर परिचारिका को बुला सकते हैं। तुमसे अब एक शिकायत करनी है। कहते हैं कि अंत समय में मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए, इसलिए हल्की होना चाहती हूँ। केशव, तुम एक बहुत अच्छे पति हो, मगर बेटे कमतर रहे। रीवा पत्नी अच्छी है, पर बहू के रूप में भी ठीक ही रही, पर बहू बेटी नहीं बन पाई। मैंने तो पूरी कोशिश की थी। तुमसे कह देने के बाद अब कोई बात मन में नहीं घुमड़ेगी और मन हल्का हो जाएगा। मैंने वसीयत कर दी है। गांव का घर मैंने कमली को दिया है। तुम पहले भी उस मकान को बेचने की बात कर रहे हो। तुम पहले भी उस मकान को बेचने की बात कर चुके हो। मेरे बाद बेच ही दोगे। मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम्हारे बाबूजी की यादें उससे जुड़ी हैं, उन्हें संभालने वाला चाहिए। जो कुछ मेरा तुम्हारे पास है वो तुम्हारा हुआ। कमली को भी लिख रही हूँ कि वो अपने दिल में बसे सबके लिए अथाह प्यार को इस डेयरी को अर्पित करे। वही इस डेयरी को संभाल पाएगी। एक दिन इसी डेयरी से वो विदा हुई थी, मगर आज उसे डेयरी पुकार रही है। उम्मीद है तुम्हें आपत्ति नहीं होगी। तुम्हारी माँ। चिट्ठी के पृष्ठों पर माँ मुस्कुरा रही थी। मैंने अपने आंसू पोंछकर चिट्ठी को छुपा दिया था ताकि रेवा की नज़र में ना आ सके।